हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल यू एकेडमी। मेरा नाम है उदय और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग। तो देखिए दोस्तों, आज हम वाटर सॉफ्टनिंग के मेथड्स के बारे में जानने वाले हैं। तो उसके अंदर जनरली ना 3 मेथड्स होते हैं। तो एक होता है लाइम सोडा प्रोसेस, ठीक है। तो लाइम सोडा के अंदर भी 2 सब टाइप होते हैं। एक होता है हॉट लाइम सोडा और दूसरा होता है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। सेकंड से होती है जियोलाइट प्रोसेस और थर्ड है आयन एक्सचेंज प्रोसेस। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइम सोडा प्रोसेस और जियोलाइट प्रोसेस बताने वाला हूँ, और जो आयन एक्सचेंज प्रोसेस है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो देखो, वाटर सॉफ्टनिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव और रिड्यूस हार्डनेस ऑफ वाटर irrespective of whether it is a temporary or permanent इज टर्म एज सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो देखो, सॉफ्टनिंग वाटर मतलब क्या होता है कि जो हार्डनेस है या तो वो टेम्पररी है या फिर परमानेंट, तो उसको रिमूव करना या फिर रिड्यूस करना, उसको ही बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे देखो, वाटर सॉफ्टनिंग कैन बी डन बाय 2 वेज। तो ये 2 वेज से ही डन हो सकता है। फर्स्ट है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट और सेकेंड है इंटरनल ट्रीटमेंट। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम आगे जानते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग, तो इसके 2 मेथड्स बोले थे, 2 वेज बोले थे। तो जो था फर्स्ट वाला एक्सटर्नल और सेकंड वाला इंटरनल। तो एक्सटर्नल में बोला है कि वाटर इज ट्रीटेड आउटसाइड द बॉयलर। तो वाटर के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाएगा लेकिन आउटसाइड द बॉयलर, मतलब बॉयलर के अंदर जाने से पहले उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। दैट इज बिफोर इट एंटर्स इनटू द बॉयलर्स। उसके बाद बोला है ऑल्सो नोन एज प्रिवेंटिव मेथड। ये क्या है? प्रिवेंटिव मेथड है, मतलब बॉयलर में जाने से पहले उसको अगर सॉफ्ट करेंगे तो प्रिवेंटिव मेथड हो जाएगी। These methods are used to remove temporary as well as permanent hardness from boiler feed water। ठीक है, तो बॉयलर में जाने से पहले ही उसके अंदर हम ट्रीटमेंट करेंगे और वाटर को सॉफ्ट कर देंगे। तो उसके एग्जांपल है कौन से? लाइम सोडा मेथड, जियोलाइट प्रोसेस और आयन एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, इसके बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा। अब देखो, इंटरनल के बारे में क्या है। वाटर इज ट्रीटेड इनसाइड द बॉयलर, मतलब बॉयलर के अंदर जाने के बाद ये ट्रीटमेंट चालू होगा। ऑल्सो नोन एज करेक्टिव मेथड, इसको करेक्टिव मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि जो भी इंप्योरिटीज हम एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में करेंगे उसके बाद वाटर आएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो बच जाएगा, तो उसको करेक्ट करेंगे, तो उसका मतलब होता है करेक्टिव मेथड। These methods are used to treat residual hardness of boiler। तो बॉयलर के अंदर जो रेसिड्यू बच जाएगा हार्डनेस का, तो उसको रिमूव करने का काम करता है इंटरनल ट्रीटमेंट। इसके एग्जाम्पल है कोलाइडल कंडीशनिंग, कार्बोनेट, फॉस्फेट, चालगॉन या फिर कैलगॉन और ईटीटीए कंडीशनिंग। ठीक है, ये थे एक्सटर्नल और इंटरनल ट्रीटमेंट। लाइम सोडा प्रोसेस, तो देखो दोस्तों, इसका नाम है लाइम और सोडा प्रोसेस, मतलब 2 चीजें, एक लाइम और दूसरा सोडा। तो लाइम का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे इन दिस प्रोसेस लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट आर यूज टू सॉफ्टन द वाटर। तो ये 2 चीजें इस्तेमाल करने वाले हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। बाय दिस मेथड बोथ टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव। तो परमानेंट हो या टेम्पररी, दोनों रिमूव हो जाएंगे। बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स आर रिमूव्ड बाय लाइम। तो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की जो हार्डनेस है उसको रिमूव करने के लिए लाइम का इस्तेमाल करेंगे। एंड सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स आर रिमूव्ड बाय सोडा। तो जो सोडा है इसका इस्तेमाल करके हम सल्फेट्स और क्लोराइड्स को रिमूव करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे CaOH2 यानी कि लाइम गिवन है, इसके अंदर क्या है? वाटर और हार्डनेस। तो हमें हार्डनेस को अलग करना है वाटर से। यहाँ पे रिजल्ट में देखेंगे CaCO3, ठीक है, और ये क्या है? वाटर। तो इसका मतलब वाटर क्या हो गया? रिमूव हो गया। ठीक है, और ये जो लाइम है ये जो हार्डनेस है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे क्या है? ये क्या है? Mg के साथ Mg और वाटर दोनों साथ में, और हमने लाइम इस्तेमाल किया तो लाइम के वजह से वाटर देखो अलग निकल गया। और यहाँ पे 2 तरीके के सॉल्ट दिख रहे हैं हमें।
उसके बाद देखो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है, इसके अंदर वाटर होगा, हमें क्या करना है, इम्प्योरिटीज हार्डनेस रिमूव करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, तो इसके अंदर और ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और वाटर को सॉफ्ट करना पड़ेगा। ये जो दिख रहा है MgCO3, इससे ये जो निकला है ना ये वाला, ये थोड़ा सॉफ्ट है, तो इसके अंदर और प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऑन अदर हैंड इफ सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट देन ओनली सोडा ऐश इज रिक्वायर्ड। अगर सल्फेट और क्लोराइड ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है तो उसके लिए सिर्फ सोडा ऐश ही रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना Na2CO3 Na2CO3 दोनों में यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है ना सल्फेट मतलब SO4 और क्लोराइड मतलब Cl2, तो यहाँ पे ऐश है, ये Na2CO3 की ऐश इस्तेमाल की है, और वहां से देखो Na2SO4 निकल रहा है और NaCl निकल रहा है, और ये देखो इसने क्या किया, Na2CO3 ने कैल्शियम कार्बोनेट दोनों तरफ से रिमूव कर लिया है। लाइम सोडा प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट आइदर इन द कोल्ड वाटर और इन द हॉट वाटर, तो दोनों प्रोसेस में हो सकता है। यहाँ पे लिखा इफ द प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इन द हॉट वाटर, अगर हॉट वाटर में है तो उसको बोलेंगे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, अगर कोल्ड वाटर में है तो उसको बोलेंगे कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। काफी साधारण उसका मीनिंग है, हॉट वाटर में इस्तेमाल करेंगे तो हॉट वाटर लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे फंक्शन है उसके, इन दिस प्रोसेस हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद लाइम सोडा एट द टेम्परेचर ऑफ 80 टू 150 डिग्री सेल्सियस। हॉट वाटर क्या है, 80 टू 150 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर आएगा। Since the process is carried out at elevated temperature, the speed of the reaction increases and the process is completed in 15 minutes. तो अगर टेम्परेचर इतना हाई है तो प्रोसेस भी जल्दी जल्दी होगी। हमें भी पता है कि कोई भी चीज को अगर हम हीटिंग करते हैं तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर गिवन है, तो ये आप देख लो ना एक बार, यहाँ पे देखो फीड इनलेट, कोई भी फीड होगा उसको इनलेट करेंगे यहाँ से, उसके बाद सुपर हीटेड स्टीम यहाँ से डालेंगे, स्टीम यहाँ से डालेंगे, तो ये तो जो सॉल्यूशन होगा कोई भी वो टेम्परेचर रेज होगा उसके अंदर। उसके बाद देखो यहाँ पे केमिकल्स फीड इनलेट, तो यहाँ पे 3 इनलेट गिवन है, एक फीड के लिए, एक स्टीम के लिए और एक केमिकल के लिए। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन टैंक में यहाँ पे मिक्स हो रहा है सब कुछ, और नीचे रिएक्शन होती जा रही है, उसको बोला ये कोनिकल सेडिमेंटेशन टैंक है ये। यहाँ से देखो प्रेसिपिटेट स्लज आउट हो रहा है, तो जो प्रेसिपिटेट फॉर्म में जो स्लज है, रेसिड्यू है, वो यहाँ से रिमूव हो रहा है, उसका फॉर्मूला भी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से आपको एक पाइप दिख रहा है ना, तो यहाँ से क्या जा रहा है, सॉफ्टन वाटर, तो यहाँ से इस प्रोसेस में जो वाटर सॉफ्ट हुआ है वो इस पाइप से निकल रहा है, लेकिन आगे जाकर उसके अंदर भी फिल्ट्रेशन टैंक लगाए हुए, यहाँ पर भी फिल्टर होगा वो वाटर। तो यहाँ पे देखो फाइन सैंड लेयर है, ये जो ब्लैक दिख रहा है ये सैंड का लेयर है, फाइन सैंड है। उसके बाद कोर्स सैंड लेयर है, मतलब ये पतला सैंड है, ये थोड़ा मोटा वाला सैंड है। उसके बाद ग्रेवल दिया है ना, ग्रेवल मतलब जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो वहां पे होते हैं ना, खड़ी बोलते हैं उसको, वो, तो ये 3 लेयर से गुजरेगा तो वाटर और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसके बाद there are certain advantages of hot lime soda process over cold lime soda process। तो hot lime soda के कुछ advantages होते हैं as compared to cold lime soda, वो लिखा है। The rate of precipitating reaction is faster at elevated temperature, hence the reaction is completed in a short time of 15 minutes। तो वही बोला है कि टाइम के बारे में, कि शॉर्ट टाइम जो होता है वो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में ही होता है, और हमें जल्दी जल्दी काम करना होगा तो हॉट लाइम सोडा प्रोसेस इस्तेमाल करेंगे। तो कोएगुलेंट इज नॉट नीडेड फॉर प्रेसिपिटेशन, और इसके अंदर कोएगुलेंट की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि कोएगुलेंट क्या करता है, जो प्रेसिपिटेट होते हैं उसको रिमूव करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बिकॉज द प्रेसिपिटेट सेटल्ड क्विकली। ठीक है, द डिजोल्व गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव एट हायर टेम्परेचर, तो CO2 जो होता है उसको हायर टेम्परेचर पर रिमूव किया जाता है, तो टेम्परेचर ऑलरेडी हाई होने की वजह से CO2 अपने आप रिमूव हो जाता है। द वाटर ऑफ फिल्ट्रेशन बिकम्स मच फास्टर एंड इजियर, मतलब ये 15 मिनट की प्रोसेस के अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है। द सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ऑफ दिस प्रोसेस इज मच हायर देन द कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद
बैच प्रोसेस। तो अब हमने जो स्ट्रक्चर दिखाया था उसके अंदर दो प्रोसेस होती है, एक बैच प्रोसेस और दूसरी कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो उसके अंदर हमने तीन इनलेट बताए थे आपको, है ना। तो हार्ड वाटर इज टेकन इन अ रेक्टेंगुलर टैंक मेड ऑफ स्टील प्लेट्स, जो हमने दिखाया था, जो कंटेनर वो स्टील से बना है, विच इज प्रोवाइडेड बाय हीटिंग कॉइल्स। तो उसके अंदर हमने हीटिंग कॉइल तो है ही, लेकिन स्टीम भी डाला था। देखो, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा इज एडेड टू द टैंक। तो कैलकुलेटेड मतलब उसके हिसाब से, है ना। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ वाटर टू 150 डिग्री सेल्सियस, उसको 150 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। तो 80 टू 150 उसकी लिमिट थी। द स्पीड ऑफ द रिएक्शन कैन बी इंक्रीज, अगर हीटिंग करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। विद इन 15 मिनट द प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो सब कुछ 15 मिनट में ही खत्म हो जाएगा। By using water pump, the clear and soft water is pumped out and not and allowed to pass through the filter unit। मैंने बोला था एक पाइप जा रहा है जो सॉफ्टन वाटर को लेके जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके अंदर फिल्टरिंग प्रोसेस की जाती है, ठीक है। स्लजेस आर रिमूव फ्रॉम द टैंक, तो नीचे आपको एक आउटलेट दिखा था, वहां से स्लज निकल रहा था और फॉर्मूला भी लिखा था। द टैंक इज वॉश्ड थोरोली एंड द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड अगेन। हम क्या करेंगे, एक बैच निकाली, है ना, तो उसको रिमूव कर दिया, स्लज को और सॉफ्ट वाटर को। तो उसके बाद पूरे टैंक को क्लीन करेंगे और उसके बाद दूसरी बैच लाएंगे, सेम मेथड करेंगे और रिमूव करेंगे, ऐसा चलता जाएगा, ठीक है। ये थी बैच प्रोसेस। अब आएगा कंटिन्यूअस प्रोसेस। उसके अंदर क्या दिया है, द apparatus कंसिस्ट ऑफ अ टैंक विथ टू concentric cylindrical chamber. The lower end of the inner chamber is funnel shaped and consists of three inlets। तो थ्री इनलेट्स के बारे में मैंने आपको दिखाया था और बताया भी था। The outer chamber is big with larger cross section area at the top than at the bottom। तो bottom के मुकाबले जो टॉप पे रहेगा क्रॉस सेक्शन एरिया वो बड़ा रहेगा। This facilitates rise of water from the bottom. The hard water and chemicals are added through the left side inlet and from third inlet. Steam is allowed to pass to increase the temperature of water। तो steam की जरूरत क्यों पड़ती है, increase the temperature of water up to 150 डिग्री सेल्सियस। तो तीनों इनलेट के बारे में बताया कि वहां पे क्या क्या इनलेट करने वाले हैं। अब देखो, वो था हॉट लाइम, अभी क्या है कोल्ड लाइम सोडा मेथड, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे ये क्या है, एक्सटर्नल मेथड ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग है। इसके अंदर रूम टेम्परेचर देखो कितना है, सिर्फ 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस, और हॉट में क्या था 80 टू 150 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कौन से केमिकल रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे लाइम है, सोडा है और कोएगुलेंट है। लाइम और सोडा के बारे में हम तो जानते हैं, लेकिन कोएगुलेंट के बारे में हम इसमें जानने वाले, ठीक है। तो ये देखो इंटरमीडिएट और सोडा लाइम प्रोसेस, तो इसको इंटरमीडिएट भी बोलते हैं या फिर सोडा लाइम प्रोसेस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इनलेट फॉर केमिकल्स, तो यहाँ पे केमिकल्स लिखा गया है, ये क्या है केमिकल्स है, ठीक है केमिकल्स। तो यहाँ से केमिकल डालेंगे और यहाँ से रॉ वाटर जो हार्डनेस वाला वाटर है वो डालेंगे, तो यहाँ पे मिक्स हो जाएगा दोनों। मिक्स होने के बाद उसको स्टर किया जाएगा, ये स्टरर है, ये दोनों क्या है घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, पूरा स्टर होगा। तो स्टर होने की वजह से जो सेडिमेंट का स्लज है, मतलब रेसिड्यू है, प्रेसिपिटेट है, वो नीचे सेटल हो जाएगा और यहाँ से आउट हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे जमा होता हो जाएगा और जमा होते के साथ साथ नीचे से निकलता जाएगा, और जो वाटर है वाटर वो सेपरेट हो जाएगा, थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, तो सॉफ्ट वाटर इस पाइप से बाहर निकलेगा, ठीक है। ये थी सोडा लाइम प्रोसेस। अब देखो, उसी प्रोसेस को हॉरिजेंटली लिखा है ना, ये देखो ये स्टरर है, यहाँ से ड्राइविंग बेल्ट वगैरह दिया है, वो क्या था हॉरिजेंटल था, ये क्या है वर्टिकल मेथड है। यहाँ से देखो स्लज आउट हो रहा है ना, और वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, देखो सॉफ्टन वाटर यहाँ से रिमूव हो रहा है, ठीक है। और बीच में ये दिख रहा है ना ट्रायंगल्स, ये क्या है, ये सब क्या है स्टरर का काम करेंगे, इसके वजह से सेडिमेंट अलग और वाटर अलग हो जाएगा। यहाँ पर भी वैसा ही है, देखो यहाँ से एयर वेंट है, मतलब एयर डाली जाएगी यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, सॉल्ट वाटर। उसके बाद कैटलिस्ट डाला जाएगा, कैटलिस्ट क्यों डालेंगे, क्योंकि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से रॉ वाटर जाएगा, यहाँ से लाइम सोडा और कोएगुलेंट जाएंगे, और यहाँ से देखो ड्रॉ ऑफ वॉल्व फॉर एनलार्ज कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट डाला था इसके अंदर रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए, उसको यहाँ से रिमूव किया
जाएगा। ठीक है, ये 3 स्ट्रक्चर थे। अब देखो जियोलाइट के बारे में जानने वाले, व्हाट इज जियोलाइट। जियोलाइट आर मिनरल रॉक। ठीक है, ये क्या है, मिनरल रॉक है। और किसने डिस्कवर किया था, स्वीडिश जियोलॉजिस्ट, उसका नाम है एक्सेल क्रॉन्स्टेड। ठीक है, एक्सेल क्रॉन्स्टेड इन 1756 में उसको फाइंड आउट किया था। जियोलाइट्स आर हाइड्रेटेड अल्यूमिनो सिलिकेटेड सिलिकेट विद अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कली मेटल कौन से होते हैं, ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल में, और अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से होते हैं, सेकेंड ग्रुप पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो ये क्या होता है, हाइड्रेटेड अल्यूमिनो सिलिकेटेड होता है। For water softening, zeolites are considered as hydrated sodium aluminosilicate with formula। तो इसका नाम है और यहाँ पे स्ट्रक्चर है। देखो Na2L2O3 XSiO2 और YH2O। तो यहाँ पे X जो है ना वो कुछ कंसिडर किया है, जैसे मैथ में करते हैं ना, अननोन होता है तो X लेते हैं, उसके बाद Y लेते हैं। तो ये क्या है, वेरिएबल है। लेकिन वो क्यों ले आए, क्योंकि X की प्राइस 2 से लेकर 10 तक हो सकती है, और y की प्राइस जो है वो 2 से लेकर 6 तक हो सकती है। इसकी वजह से यहाँ पे x और यहाँ पर y ले आए। तो ये था जियोलाइट का फॉर्मूला। और वो क्या होता है आपको भी पता है, मिनरल रॉक होता है। ठीक है, क्रॉन्स्टेड कॉइंड द नेम जियोलाइट इन ग्रीक। तो क्रॉन्स्टेड ने जियोलाइट नाम ग्रीक में रखा था, और इसका मतलब क्या होता है, जियो मतलब टू बॉइल, और लिथोस मतलब स्टोन। तो यहाँ पे क्या आएगा, जियोलाइट मींस बॉइलिंग स्टोन। तो जियोलाइट मतलब क्या आएगा, बॉइलिंग स्टोन। तो उसके वजह से वाटर सॉफ्ट हो जाता है। Because when zeolites are heated, then they release their water from hydration in the form of steam। तो वो क्या करता है, वाटर को हाइड्रेट करते हैं स्टीम के फॉर्म में। जियोलाइट्स आर also known as molecular sieves। उसको molecular sieves भी बोला जाता है। अब इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ जियोलाइट, देखो स्ट्रक्चर भी है जियोलाइट का। यहाँ पे लिखा है जियोलाइट्स हैव 3 डायमेंशनल interlinked tetrahedral structure with Si, Al, O and metal ion। Si form टेट्राहेड्रल यूनिट। तो सिलिकॉन जो है वो टेट्राहेड्रल यूनिट बनाता है। टेट्रा मतलब फोर, फोर जो ग्रुप है वो अटैच होते हैं। तो यहाँ पे देखो ये वाला जो सिलिकॉन है इसको 4 ग्रुप अटैच है ना, तो हर जगह पे ऐसा ही होगा। यहाँ पर भी है ना, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ऐसा होगा। तो ये टेट्राहेड्रल है। और यहाँ पे देखो कुछ जगह पे जो सिलिकॉन है वो एल्यूमिनियम से भी अटैच होगा। ठीक है, कुछ जगह पे एल्यूमिनियम से भी अटैच होगा। तो उसके वजह से क्या होता है कि इम्बैलेंस हो जाता है, आयंस जो होते हैं वो इनबैलेंस हो जाएंगे। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन दिस स्ट्रक्चर एट सम प्लेसेस Si मतलब सिलिकॉन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय एल्यूमिनियम। दिस सब्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ चार्ज इम्बैलेंस। मैंने अभी बोला था आपको, to balance negative charge on structure positive metal ion like sodium, potassium, calcium और magnesium। तो आपको पता है ये सब मेटल है, और मेटल क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन को फॉर्म करते हैं। और अगर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम अटैच हो जाएंगे तो निगेटिव चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव चार्ज लगेंगे, मतलब जितने निगेटिव होंगे उतने पॉजिटिव लगेंगे, तभी तो वो न्यूट्रल बनाएगा। तो उसकी वजह से ये 4 मेटल्स का आयंस का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो टाइप्स ऑफ जियोलाइट्स गिवन है। तो एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर गया है कि नेचुरल जियोलाइट्स आर क्रिस्टलाइन एंड माइक्रोपोरस। वो क्रिस्टल के फॉर्म में होते हैं और उसको पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स। ठीक है, पोर्स मतलब छोटे छोटे होल्स होते हैं। और वो सब क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, पूरे बॉडी के ऊपर होते हैं जियोलाइट के। आयन एक्सचेंज प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, आयन एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब कि अपने पास वाला आयन दूसरे के देते हैं और दूसरे का आयन ले लेते हैं, उसको एक्सचेंज बोलते हैं। ड्यूरेबल थर्मल स्टेबल, मतलब कि हीटिंग के टाइम वो स्टेबल रहता है। मोर एसिड रेसिडेंट टू सिंथेटिक जियोलाइट्स। और ये क्या होता है, एसिड के साथ रिएक्ट नहीं होता है। ठीक है, एज कंपेयर टू सिंथेटिक जियोलाइट्स। और ये लो कॉस्ट में अवेलेबल होता है। अब देखो अबाउट 60 नेचुरल जियोलाइट्स आर डिस्कवर्ड। तो नेचुरल कितने हैं, 60 है, लेकिन आउट ऑफ ओनली 6 ऑकर्स इन लार्ज क्वांटिटी। तो सिर्फ जो 6 है वो ही लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनके नाम है। और आप देखो उनकी स्पेलिंग, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, काफी हार्ड लग रहा है ना। लेकिन उसके अंदर भी दिया है कि देखो स्टिल्ट बाइट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड जियोलाइट। ये जो था सबसे पहले खोजा गया था। और यहाँ पे उसने जो साइंटिस्ट था जियोलॉजिस्ट स्वीडिश, उसका नाम था एक्सेल
क्रॉन्स्टेड, इसने ही खोजा था। अब देखो नेचुरल हो गया, अब है सिंथेटिक जियोलाइट्स। यहाँ पे लिखा है सिंथेटिक जियोलाइट्स आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सिलिका, एल्यूमिना एंड अल्कली। तो जो सिलिका, एल्यूमिना और अल्कली, उसको हीटिंग करके ही सिंथेटिक जियोलाइट्स बनाया जाता है। तो इसके नाम है देखो कौन से, फेल्सपर, काओलिन, सैंड एक्सेप्ट्रा कैन बी यूज एज रॉ मटेरियल फॉर सिलिका एंड अल्कली। तो इन 1905 द जर्मन केमिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट गैंस डेवलप्ड द फर्स्ट कमर्शियल स्केल सिंथेटिक जियोलाइट। तो ये किसने खोदा था, जो सिंथेटिक जियोलाइट है वो रॉबर्ट गैंस ने। By fusing feldspar, kaolin, pearlash and soda, fused mass is then crushed and washed out and used for softening water। तो देखो उसने क्या किया था, ये सबको मिक्स कर दिया था, क्रश्ड आउट किया था, वॉश आउट किया था, और उसके बाद वाटर में डाला था। वाटर में डालने के बाद वाटर क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, उसमें से जो इम्प्यूरिटी थी वो रिमूव हो गई, मतलब आयन एक्सचेंज हो गया ना, हार्डनेस जो थी वो इस जियोलाइट के साथ चला गया और वाटर अपने आप सॉफ्ट हो गया। तो डॉक्टर गैंस नेम इट एज परमुटाइट। परमुटाइट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड परमुटेयर मीनिंग टू एक्सचेंज, मतलब आयन एक्सचेंज होता है ना, तो उसको बोला जाता है लैटिन में परमुटेयर, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू एक्सचेंज इट्स सोडियम आयन। The permuttite is commercial name for synthetic zeolite, which is essentially a sodium aluminosilicate। तो तीनों नाम आ गए, सोडियम, एल्यूमिनियम और सिलिका। ठीक है, तो उसको जियोलाइट बोलते हैं। समझ में आया? ये क्या होता है कि एक रॉक होता है, उसको क्रश किया जाता है और उसके बाद वाटर में ऐड किया जाता है, उसको बोलते हैं जियोलाइट, उसका नाम है सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। देखो सिंथेटिक जियोलॉइट में क्या क्या है कि हैव रेगुलर ओपनिंग ऑफ फिक्स्ड शेप, हैव हायर एक्सचेंज कैपेसिटी पर यूनिट वेट, आर लेस एक्सपेंसिव, हैव हायर डेंसिटी। ये सब उसके फंक्शंस है। मोर देन 200 सिंथेटिक जियोलाइट हैव बीन सिंथेसाइज्ड टिल नाउ। तो 200, देखो नेचुरल कितने 60 और जो सिंथेटिक है वो 200 है। अब इसके एग्जांपल दिए, सिंथेटिक मोर्डेनाइट, सिंथेटिक फेरिराइट, फोजासाइट, जियोलाइट ए यूज्ड इन डिटर्जेंट। तो ये जियोलाइट ए जो है वो डिटर्जेंट में इस्तेमाल होता है। अब इसके बाद जियोलाइट या फिर परमुटाइट प्रोसेस फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। अभी जियोलाइट का इस्तेमाल कैसे करते हैं वाटर सॉफ्टनिंग में? तो जियोलाइट्स मतलब हाइड्रेटेड सोडियम अल्यूमिनो सिलिकेट। तो उसका जनरल फॉर्मूला गिवन है Na2Al2O3 XSiO2 और YH2O। तो X और Y की लिमिट यहाँ पर ऑलरेडी हमने पहले भी देखी है। अब देखो एक्सचेंजेबल लूजली अटैच्ड सोडियम कटायन Na2। तो यहाँ पे क्या है, Na2 लूजली क्या होता है, अटैच होता है, तो इसके वजह से वो क्या होता है, दूसरे जो उससे सुपेरियर कोई आयंस होंगे तो वो एक्सचेंज हो जाएंगे ना, हार्ड में से, हार्ड वाटर में से। अब यहाँ पे इनसोल्यूबल फ्रेमवर्क जेड और जेड, मतलब ये क्या है, इनसोल्यूबल है जेड। यहाँ पे देखो वी रिप्रेजेंट जियोलाइट्स एज Na2Ze और Na2Zd, इन दोनों से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जियोलाइट आर आल्सो नोन एज सोडियम आयन एक्सचेंजर। तो यहाँ पे मेन फंक्शन किसका है, सोडियम का, सोडियम आयन एक्सचेंज करवाता है। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल क्या है इसका, जियोलाइट प्रोसेस ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ आयन एक्सचेंज, मींस गिव एंड टेक। आयन एक्सचेंज क्या होता है, गिव एंड टेक, अपने पास के जो आयन है वो दूसरे को देना और दूसरे के पास से ले लेना। अब देखो जियोलाइट्स आर सोडियम आयन एक्सचेंजेस एंड दे कैन रिवर्सिबली एक्सचेंज देयर सोडियम आयंस विद हार्डनेस कॉजिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन वाटर। तो क्या करेगा, ये जो सोडियम है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि हार्डनेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको एक्सचेंज करेगा, रिमूव करेगा। अभी देखो हार्ड वाटर यहाँ से डालेंगे, वो यहाँ पर जाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक पाइप लगा है ना, तो यहाँ से NaCl सॉल्यूशन स्टोरेज हो जाएगा, जो NaCl होगा वो सेपरेट हो जाएगा ना, Na आयन एक्सचेंज करेगा। और यहाँ पे देखो हार्ड वाटर, ये वाला लेयर जो है हार्ड वाटर का है और ये जियोलाइट का बेड है। उसके बाद ये ग्रेवल है, ग्रेवल है, और ये वाला
सॉफ्ट वाटर है, तो यहाँ से वाटर जो है वो स्टोर होके निकल जाएगा यहाँ पे। अगर इसको ओपन करेंगे तो सॉफ्ट वाटर बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या है, रेसिड्यू यहाँ से निकलेगा लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे जो है वाटर वो फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। ये जो 3 लेयर दिख रहे हैं वहां से सॉफ्ट होकर बाहर निकलेगा। ये था आयन एक्सचेंज प्रोसेस बाय जियोलाइट। अब देखो रिएक्शन इन्वॉल्व्स इन जियोलाइट प्रोसेस, तो कौन से रिएक्शन होती है, सॉफ्टनिंग प्रोसेस और रीजनरेशन प्रोसेस। तो सॉफ्टनिंग प्रोसेस में देखते हैं कि यहाँ पे CaCl2 कैल्शियम की हार्डनेस है ना, और ये Na2Zd मतलब जियोलाइट, तो हर जगह पे जियोलाइट यूज किया है, सोडियम जियोलाइट बोलते हैं इसको। ये क्या है, प्रेजेंट इन हार्ड वाटर, ये सब हार्ड वाटर है, ये तीनों क्या है, हार्ड वाटर है। अब ये क्या रिमूव करेगा, CaZe मतलब कैल्शियम को अपने साथ ले लेगा, जेडई ने कैल्शियम को अपने साथ ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा, NaCl बच गया, NaHCO3 बच गया, Na2SO4 बच गया, और ये क्या है, होगी फिर सॉफ्ट वाटर हो गया। ये क्या है, सॉफ्ट वाटर। अब यहाँ पे अभी देखो, ये कैल्शियम की हार्डनेस थी, ये मैग्नीशियम की हार्डनेस है। यहाँ पर भी जियोलाइट इस्तेमाल किया है ना तीनों जगह पे। उसने क्या किया, फिर मैग्नीशियम रिमूव कर लिया, ऊपर कैल्शियम रिमूव कर रहा था, यहाँ पे मैग्नीशियम रिमूव कर लिया है, और ये सॉफ्ट वाटर NaCl, Na2SO4 और NaHCO3 रिमूव कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो रिएक्शन इन्वॉल्विंग रीजनरेशन। अब ये क्या है, रीजनरेशन प्रोसेस। इसमें भी देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस है। यहाँ पे क्या है, NaCl है और Na2Cl है। ये क्या है, ब्रीन 10% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, NaCl सॉल्यूशन 10% लिया है, तो यहाँ पे NaZe और Na2Ze मतलब इसने सोडियम को अलग कर दिया है ना, Ze ने इसको अलग कर दिया, और यहाँ पे कैल्शियम डाइक्लोराइड और मैग्नीशियम डाइक्लोराइड को अलग कर दिया, तो ये क्या है, डिस्कार्डेड इनटू सिंक। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे रीजनरेटेड जियोलाइट, इसको फिर से प्रोसेस कर सकते हैं आफ्टर वॉशिंग दिस अगेन रेडी फॉर वाटर सॉफ्टनिंग, मतलब यहाँ से वाटर सॉफ्टनिंग कर सकते हैं। यहाँ से ये पूरा नहीं हुआ है, इसको अंदर अगर फिर से सॉफ्टनिंग प्रोसेस करेंगे तो पूरा वाटर प्योर हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजनरेशन साइकिल शॉर्ट में बताइए, तो ब्राइन NaCl सॉल्यूशन ये वाला, उसके बाद CaZe और MaZe मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना था, यहाँ पे किया था। अब यहाँ पे Na2Ze रीजनरेटेड हो रहा है, और यहाँ से कैल्शियम मैग्नीशियम और क्लोरीन अलग हो रहा है। ये थी साइकिल ऑफ रीजनरेशन।